हेलो स्टूडेंट्स, अपना हैलोजन डेरिवेटिव चल रहा था और अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये उसका लेक्चर 4 है जहाँ पर SN2 की बात चल रही थी। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसके बारे में अपन ने कुछ जनरल बातें कर भी ली थी कि SN2 में क्या होता है। SN2 थोड़ा सा रिवाइज कर लें। Z- अपन ने एक न्यूक्लियोफाइल लिया था और उसकी रिएक्शन हम RX एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, तो ये आकर इस पर अटैक करेगा और X ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा ZR। ये जो बना था ये उत्पाद या प्रोडक्ट बना था और X की फॉर्म में एक निष्कासी ग्रुप के रूप में क्या हो गया, आउट हो गया। यहाँ पर अपन ने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, ये जो आप लेकर चल रहे हो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल और RX, इन दोनों की सांद्रता या कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इन दोनों में से कोई अगर एक भी नहीं होगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियोफाइल आएगा, आकर इस पर अटैक करेगा तो X ग्रुप निकल कर क्या होगा, बाहर जाएगा। यहाँ पर जो हम नाभिक स्नेही यूज कर रहे हैं या यूज लेकर चल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो आप ले रहे हो अभिकारक, उसका आकार छोटा होना चाहिए, उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उत्पाद जो बन रहा है उसमें वॉल्डन इन्वर्जन होता है। कब, जब यहाँ पर हम जो R पार्ट लेकर चल रहे हैं वो किरेल हो या कायरल सेंटर उसमें प्रेजेंट हो। कायरल होने का मतलब है उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जो उत्पाद मिलेगा उसमें प्रतिपन्न मिलेगा या वॉल्डन इन्वर्जन होगा। ठीक है। SN2 होने के लिए नाभिक स्नेही प्रबल होना चाहिए, निष्कासी ग्रुप बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए या गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इसमें क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का SN2 में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है। देयर इज नो इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है, तो किसी भी प्रकार का कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। मतलब जो उत्पाद बना वही स्टेबल होगा या स्थायी होगा या वही मेजर होगा। ठीक है, जो कुछ होगा वो वही होगा। ओके। दूसरी बात, अगर अपन अभिक्रिया की दर RX में बात करें कि जो CX बॉन्ड है ये ब्रेकेज होगा, ये टूटेगा। तो अगर X = आप I लेकर चलते हैं, यानी कि अगर मान लो हमने यहाँ पर RI लिया या RBR लिया या RCl RF लेते हैं तो I- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। I- क्या है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ये इजीली बाहर निकलेगा क्योंकि निकलने के बाद ये I- के रूप में क्या है, स्थायी है। तो ये वाला बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा, आसानी से टूटेगा। तो RI के केस में अभिक्रिया की दर क्या होगी, सबसे फास्ट। फिर RBR RCl, फ्लोरीन इज ए बैड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन जो है वो कैसा है, एक खराब लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं या ये रिएक्शन में हम यूज़ नहीं करेंगे। SN2 के लिए हम या तो I लेंगे या हम Br लेंगे या हम किसको लेंगे, Cl को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो ये अभिक्रिया की दर हो गई। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, अभिकारक की बात करें, तो इसका आकार जितना छोटा होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास CH3X है, CH3 CH2X है, CH3 CH3X है। तो जिसका आकार जितना छोटा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक क्या होगा, इजीली कर पाएगा। देखो, न्यूक्लियोफाइल को इस पर केवल अटैक नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर आकर जुड़ना है। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर आकर क्या करना है, जुड़ना है। तो जहाँ वो जुड़ रहा है वहाँ पर उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी, इस कार्बन पार्ट पर आप बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे, जैसे ऐसे आपने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, तो CH3 ग्रुप में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये Z- जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली उस पर आकर अटैक नहीं कर पाएगा और वहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें इनिशियली खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और जो प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो हम वो क्यों बनाएंगे। यानी कि उस केस में जो होगा, अभिक्रिया की दर कम होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो हम CH3X लेकर चल रहे हैं इसमें भीड़ भाड़ सबसे कम है, तो अभिक्रिया की दर, यानी कि हम बात कर रहे हैं SN2 की, तो SN2 की जो दर होगी वो इसमें सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, फिर इसमें और फिर इसमें। यानी कि अगर हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है,
कैसा, प्राइमरी, तो उसमें SN2 की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और अगर अपन टर्शरी की बात करें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में SN2 नहीं होती है। टर्शरी में SN2 नहीं होती है, वहां पर एलिमिनेशन हो जाता है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, लेकिन उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। तो ये SN2 की रेट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्जाम में अगर हमसे SN2 के बारे में पूछा जाता है, जैसे बोर्ड में सीधा पूछ लेता है SN2 को एक्सप्लेन करना है, SN1 को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम इस अभिक्रिया को लिखें, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था को बताएं, इसके ये पॉइंट्स बताएं। इसी तरह से कि अभिक्रिया की दर जो होगी वो इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। Z माइनस न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही होगा। अगर आप इसकी सांद्रता को बढ़ाओगे या घटाओगे तो अभिक्रिया की दर कम ज़्यादा होगी, अगर आप इसकी सांद्रता को कम ज़्यादा करोगे तो भी अभिक्रिया की दर कम ज़्यादा होगी, दोनों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था जितनी फास्ट बनेगी, जितनी स्टेबल बनेगी, अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, फास्ट होगी। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। नाभिक नहीं कैसा होना चाहिए, प्रबल नाभिक नहीं होना चाहिए। और जो अभिकारक हम लेकर चल रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, साइज, आकार छोटा होना चाहिए, क्राउडिंग, भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी के केस में SN2 नहीं होगी, वहाँ पर विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन SN2 नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे SN2 को लेकर जो हमें दिमाग में रखने हैं। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। इसके अलावा मैं अलग से भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये SN2 का हो गया। अब देखो हमारे पास ROH अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पर देखो, अगर आपको इसमें KI लिया हमने और रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो आपको देखने में ऐसा लगेगा शायद ये K इस OH को ले लेगा क्योंकि अच्छा लग रहा है। KOH को लेकर KOH बना दे, क्या बना दे, KOH, और साथ में क्या हो जाएगा, RI बन जाएगा। इसमें खराबी क्या है, हो जाएगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। देखने में तो अच्छा लग रहा है कि KOH प्लस RI बन गया, बट ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो आप यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। किस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और OH ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं। एक अधिक विद्युत ऋणी वाले को आप एलिमिनेट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन की EN वैल्यू या विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। तो कार्बन भला ऑक्सीजन को कैसे बाहर भगा सकता है, कैसे निकाल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन रिच वाले को कैसे बाहर निकाल सकती है, निकाल सकती है। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएं। इस ऑक्सीजन का जो रिचनेस है वो इस लोन पेयर की वजह से, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। और अगर हम इसका ये लोन पेयर किसी तरह से खर्च करवा दें तो इसका लेवल कार्बन के लेवल के बराबर हो जाएगा और अब ये इसे इजीली यहाँ से क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। भैया अगर मान लो कोई आदमी बहुत पैसे वाला है और आपको उसको अपने लेवल के बराबर लाना है तो क्या करो, उसका पैसा खर्च करवा दो, बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका जो रिचनेस है वो इस लोन पेयर की वजह से है। अगर मान लो हम इसमें H+ डाल दें, कहीं से भी लाकर H+ ला दे प्रोटॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन को ले लेगा, H+ को लेगा। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इससे अपना लोन पेयर देकर इस H+ को लेना पड़ेगा और ये बन जाएगा ROH और ये H ले लिया। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद उसे पता चलेगा कि उस पर एक क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी स्पीसीज है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए वो क्या कर सकता है, अब वो इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2O जो होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो KI है वो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये K+I- ये इस R पर जाकर अटैक करेगा और क्या बना देगा, RI बना देगा। लेकिन विदाउट प्रोटोनेशन, इस प्रोटॉन का इस पर जाकर जुड़ना, यही प्रोटोनेशन कहलाता है। तो विदाउट प्रोटोनेशन ये अभिक्रिया संभव नहीं है। जब तक आप एसिड इसमें नहीं डालेंगे, H+ का अटैक नहीं कराएंगे, ये रिएक्शन संभव नहीं हो सकती। तो अल्कोहल को आप किसी भी चैप्टर में लीजिए, चाहे वो किस केमिस्ट्री में कहीं पर भी आ जाए, आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, OH को एज ए लिविंग ग्रुप आपको बाहर निकालना है, तो आपको उसे प्रोटॉन खिलाना पड़ेगा।
आपको उसे प्रोटॉन देना पड़ेगा या एसिड उसमें लेना पड़ेगा। मीन्स अगर अपन अल्कोहल की बात करें और उसमें अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराना चाहते हैं, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मीडियम क्या लेना पड़ेगा? एसिडिक लेना पड़ेगा। आप बेसिक या न्यूट्रल मतलब क्षारीय या उदासीन माध्यम को लेकर यह अभिक्रिया नहीं करा सकते। अगर आप सिंपली इसमें KI डालेंगे, चाहे इसके साथ आप बेस लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि अल्कोहल अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा तो उसके लिए मीडियम हमें कैसा लेना पड़ेगा? अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा। तो ये बात आप यहाँ पर नोट कर लें कि अल्कोहल के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करने के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर मान लो यहाँ पर KI के साथ वो H2SO4 ले ले या कोई भी एसिड ले ले तो ये रिएक्शन संभव है, बट विदाउट एनी प्रोटोनेशन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। प्रोटोनेशन के बिना ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि अगर हम OH की रिएक्शन कहीं पर भी करवा रहे हैं, ROH अल्कोहल है, और अगर हम उसकी रिएक्शन चाहे KI से करवाना चाहें, किसी से भी करवाना चाहें, तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा। तब ये क्या होगा? अपने लोन पेयर से H+ लेगा। नाउ इट कन्वर्ट इनटू ROH2+, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, I- रेडी है, ये इस R पर अटैक करेगा एंड इट फॉर्म RI+H2। ये रिएक्शन हो जाएगी। सेम स्टोरी विद ईथर। अगर अपन ईथर की बात करें तो ईथर में भी देखो कुछ ऐसा ही होता है। आपके पास ROR ईथर है, अगेन ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अगर आपको ईथर में रिएक्शन शो करना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या कोई भी आप रिएक्शन दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन है विदाउट प्रोटोनेशन, यानी कि H+ लिए बिना वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि आपको इसको बॉन्ड को तोड़ना है तो फिर से आपको मीडियम क्या करना पड़ेगा? एसिडिक लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर HI ले सकते हैं। KI के साथ सिंपली रिएक्शन नहीं होगी, बट अगर आप HI लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर H+ प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा? H+ को ले लेगा। देखो बच्चों, ये H+ है, हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका बीच में न्यूक्लियस बैठा है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन भी आपने बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद आप देखो इसके पास क्या बचा? केवल और केवल न्यूक्लियस। क्या बचा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अब उसके पास रहा ही नहीं, तो H+ या उसको एक न्यूट प्रोटॉन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को ले लेगा और ये बन जाएगा ROR, और ये H ले लिया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। यहाँ पर उसने कितने बॉन्ड बना लिए? 3। और ये तीसरा जो बॉन्ड उसने बनाया है वो अपना लोन पेयर देकर बनाया, मीन्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट आप उसे दिखाओ या नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार बॉन्ड बनने के बाद हमें पता नहीं चलता है कि वो कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है, आप उसे सीधा सीधा दिखा सकते हैं, बट इसका लोन पेयर खर्च हो गया और इसको हम एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा दिखा देंगे। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज कभी नहीं कंटेन करना चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसे स्टेबल नहीं बल्कि क्या बना रहा है? अनस्टेबल बना रहा है, उसे अस्थायी बना रहा है। तो अब ये कोई एक बॉन्ड क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। I- तैयार बैठा है और वो I- जो होगा वो इस R पर अटैक करके क्या बना देगा? RI+ROH अल्कोहल। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में अगर अपन देखें कि अल्कोहल और ईथर दोनों ही अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो आपको उसके लिए मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है जो आपका हर चैप्टर में लागू होगा या काम आएगा। अब देखो इस तरह से अपन ने अल्कोहल लिया और उसकी रिएक्शन अपन ने Ki+H+ से कराकर क्या बना लिया? Ri। तो जब हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये दोनों मेथड हमारे काम आएंगे कि हम ईथर द्वारा भी Ri बना सकते हैं, हम अल्कोहल के द्वारा भी Ri बना सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, एलिमेंटल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, निष्कासी ग्रुप की बात कर रहे हैं,
तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर लीव करके जाने वाला ग्रुप कौन है, OH। यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा, OR। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे रिएक्शंस ले रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर कह रही हूँ कि वो किसी भी चीज़ को रटे नहीं, बल्कि उसको समझ कर करें। अगर आप समझेंगे तो एक बार समझ लेंगे और उसके बाद वो चीज़ आपके जेब में होगी, लेकिन अगर आप रटेंगे तो बार बार रटते रहेंगे, भूलते रहेंगे, रटते रहेंगे, भूलते रहेंगे, और ये सब्जेक्ट कभी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब अपन अगली रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन विद NaCN। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की। एक चीज़ इससे पहले मैं और आपको बता देती हूँ, जो जनरल बातें हैं जो आपके काम की है। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है, इससे पहले एक दो और छोटी छोटी हम रिएक्शंस लेकर काम कर रहे हैं। RX एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Na ईथर, RX एल्काइल हैलाइड Na ईथर, ये एक फेमस रिएक्शन है जिसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन, या इन रिएक्शंस को, इस टाइप की रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। हमने यहाँ पर RX एल्काइल हैलाइड लिया और Na ईथर, ईथर यहाँ पर एक विलायक का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। यहाँ पर अपन ने सोडियम यूज किया है, S ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज किया है। देखो, S ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने पहले ही कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई काम ही नहीं है, तो फिर हम इसे यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, जब जब हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तब तब हम S ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर RX एल्काइल हैलाइड लिया है और Na ईथर, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर देखो, ये Na है सोडियम, अगर इस पर लाइट डाली जाती है तो ये Na प्लस बनता है। क्या बनता है, Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर अपन 2 मोल ऑफ Na ले लेंगे, तो ये 2 मोल ऑफ Na प्लस बनेगा, और यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा काम ईथर में हो रहा है। ऐसे विलायक हम ईथर को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर डाइथाइल ईथर यूज करते हैं। अब हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है, क्या है, RX एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकेज जब होगा, देखो X की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा। X इज इक्वल टू, आपने हेलोजन फैमिली के मेंबर्स लिए हैं, आयोडीन ले सकते हैं आप, Br ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसकी विद्युत ऋणता इस R पार्ट से क्या है, ज़्यादा है। अगर R पार्ट से उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये X जब यहाँ से ब्रेक होगा या बाहर निकलेगा तो ये X माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। किस रूप में बाहर निकलेगा, X माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा R प्लस। एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो गया, विस्मांस विखंडन। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो X इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले गया और X माइनस बन गया, और इसका ऑर्बिटल क्या कर गया, खाली R प्लस बन गया। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर जनरेट करा लिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, सपोज करो ये रिएक्शन आप किसी बर्तन में करवा रहे हो, ये आपने क्या कर रखा है, कोई बर्तन ले रखा है और इस बर्तन में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसी मीडियम में है। अब ये कहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ उनको जगह मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, जहाँ उनको जगह मिलेगी, जो ऑर्बिटल खाली मिलेगा। इधर तो देखो हाउसफुल चल रहा है, X के पास इसका 3 लोन पेयर पड़ा हुआ है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऊपर तक ठूस ठूस के भर रखे हैं इसने तो इलेक्ट्रॉन, बट इसका ऑर्बिटल क्या पड़ा है, खाली। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसके ऑर्बिटल में जाएंगे। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये R डॉट बनता है, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये R माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर R डॉट भी रिएक्शन चला सकता है और R माइनस भी चला सकता है। यहाँ पर देखो, जब इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये R प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन जाएगा R माइनस। क्या बन जाएगा, R माइनस। तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा ना बढ़ाकर यहीं पर ही लिख दें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अब इसके ऑर्बिटल में आ गए, इसके खाते में आ गए, और ये बन गया R माइनस। क्या बन गया, R माइनस। अब यहाँ पर R माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है
और X माइनस भी न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। भाई कार्बन है, R माइनस का मतलब वो CH3 माइनस हो सकता है, आपने 2 कार्बन लिए हैं तो वो ET माइनस हो सकता है। यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर X पर माइनस चार्ज है, मतलब Br माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी पड़ा हुआ है, RX भी पड़ा हुआ है। ये X माइनस और R माइनस न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक्स नहीं है। अब ये इन दोनों में से इस RX पर कौन अटैक करेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, चीजें हमेशा उसी के हाथ में होंगी। तो CH3 माइनस और X माइनस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH3 माइनस। अब देखो, अगर आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ी है, आपने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता कि X माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या R माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपने केवल रिएक्शन रटना है या रटी है तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी, आप सिर्फ इसे रटते रह जाओगे। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को समझा है कि CH3 माइनस या R माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, वो प्रबल नाभिक्स नहीं है, किससे? X माइनस से, तो यहाँ पर R माइनस आकर इस RX पर अटैक करेगा, X माइनस नहीं करेगा। और ये X ग्रुप यहाँ से लीव करके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ये R माइनस इस R से कंबाइंड होकर RR एल्केन बना देगा। क्या बना दिया इसने? RR एल्केन बन गया। बहुत ही सिंपल है। देखो, हमने ये वुड्स रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है जो बोर्ड के हिसाब से, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर साल बोर्ड नेम रिएक्शंस पूछता है। तो यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया? एल्काइल हैलाइड लिया। क्या लिया? एल्काइल हैलाइड। अब ऐसा नहीं है कि आप एल्काइल हैलाइड का 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल या 5 मॉलिक्यूल लेकर काम कर रहे हो, बट इस अभिक्रिया के होने के लिए, इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए RX के 2 मॉलिक्यूल खर्च हुए। RX के कितने मॉलिक्यूल खर्च हुए? 2 मॉलिक्यूल खर्च हुए, बट लेकर तो हम बल्क में चलते हैं, ठीक है। तो हमने RX एल्काइल हैलाइड लिया, Na और ईथर से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ईथर हम एज ए विलायक इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम का काम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो जब जब हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ इसका काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना, इसके अलावा सोडियम का कोई काम नहीं है हमारे लिए। हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब RX बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो RX में क्या होगा? ये R प्लस X माइनस में टूटेगा, जो अपन SN2 में कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो R प्लस बन गया, मतलब इसका ऑर्बिटल खाली हो गया। प्लस जैसा कोई चार्ज ये कंटेन नहीं करता है, बट जो रिक्त कक्षक है या जो ऑर्बिटल खाली हुआ उसको दिखाने के लिए हम प्लस चार्ज लगा देते हैं। तो ये R प्लस बन गया, ये X माइनस बन गया। यहाँ पर तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन को जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं जाएगा। R प्लस खाली बैठा हुआ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर R माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस बर्तन में हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास एक X माइनस न्यूक्लियोफाइल है और एक R माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको ही देखना है कि इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। हम जानते हैं कि कार्बन पर माइनस चार्ज CH3 माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन कम विद्युत ऋणी है और कम विद्युत ऋणी पर अगर आप माइनस चार्ज लगाते हैं तो उसे स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी बनाएगा, उसे अनस्टेबल बनाएगा। और जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उसका अटैक उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। वो उतना ही फास्ट उस एल्काइल हैलाइड पर अटैक करके इसके साथ क्या कर लेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जो जितना फास्ट अटैक करेगा, जो जितना जल्दी इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो जितना जल्दी CX बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो जितना जल्दी इस X लिविंग ग्रुप को बाहर रिप्लेस करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी? फास्ट होगी। और फाइनली ये इससे जुड़कर क्या बना देगा? RR एल्केन बना देगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया। कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज किया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस में यूज करते हैं? SN2 में। तो ये रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी? SN2 का पाथ फॉलो करेगी। जब जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर चलेंगे, जब जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर चलेंगे, सबस्ट्रेट स्मॉल लेकर चलेंगे या उसका आकार छोटा लेकर चलेंगे, बढ़िया लिविंग ग्रुप लेकर चलेंगे, क्या होना चाहिए? अच्छा लिविंग ग्रुप लेकर चलेंगे, तब तब रिएक्शन SN2 का पाथ फॉलो
करेगी। तो एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आती है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं रटना है, आपको सिंपली लिखना है कि इनिशियली वी आर टेकिंग एल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विद Na ईथर। हम बताएंगे कि ईथर को हम एक विलायक या सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम का क्या काम है वो भी हम बता देंगे, और इस अभिक्रिया के होने के लिए एल्काइल हैलाइड का कितना मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रबल नाभिक नहीं है, ये इस पर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा RR एल्केन। तो ये रिएक्शन जो है वो SN2 का पाथ फॉलो कर रही है। हम कुछ और ऐसी रिएक्शंस लेकर काम कर रहे हैं। रिएक्शन के साथ बच्चों को ये होता है कि उसमें कुछ थ्योरी भी हो। थ्योरी हम कैसे बनाएं? तो थ्योरी आपको रटनी नहीं है, अगर आपको रिएक्शन आती है तो वही आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है कि हम प्रारंभ में RX एल्काइल हैलाइड लेकर चल रहे हैं, उसके अभिक्रिया इससे कराते हैं तो हमें ये उत्पाद मिलता है। यहाँ पर हम R- एक प्रबल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही किस में होगा? SN2 में, तो ये अभिक्रिया SN2 का पाथ फॉलो करेगी। बस इस तरह से हमें इसको लिखना है। इसी तरह से देखो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम धातु S ब्लॉक एलिमेंट है और धातु से कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बधात्विक यौगिक। क्या कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। जहां कार्बन सीधा धातु से जुड़ा हुआ हो, कार्बन सीधा जब मेटल से जुड़ा हुआ होता है तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या हिंदी में उन्हें कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। ये हमारे पास कार्बधात्विक यौगिक है जहां पर मैग्नीशियम इस पर क्या होगा? प्लस, और इस कार्बन पर क्या होगा? माइनस। एक डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब R- बनते ही क्या बन गया? ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जहां कहीं पर भी आप R- देखें, कार्बन पर माइनस चार्ज देखें, मीन्स वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या प्रबल नाभिक नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अगेन ये कौन सी अभिक्रिया शो करेगा? SN2। कौन सी शो करेगा? SN2 शो करेगा। तो यहाँ पर भी अब हम RMgX को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है। क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सबसे बेस्ट होती हैं। X एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है उनके पास, और इसकी अभिक्रिया जब अपन RMgX से कराएंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और ये R- एक क्या है? बढ़िया नाभिक नहीं है। ये इस RX पर अटैक करेगा और X ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा? बाहर, और ये बन जाएगा RR एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। ये सारी कपलिंग रिएक्शंस हैं जहाँ पर RR से कंबाइंड होकर क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। तो ये भी बहुत आसान है कि हमने RMgX लिया, कार्बधात्विक यौगिक लिया। R2Cu लिथियम कोरेहाउस सिंथेसिस 11th क्लास में आती है आपकी, तो आप कोरेहाउस को भी इसी तरह से करा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? कोरेहाउस। इसमें क्या होता है? R2Cu लिथियम माइनस प्लस और प्लस RX। अगेन R- है, ये प्रबल नाभिक नहीं होगा, और अगर ये प्रबल नाभिक नहीं है तो ये किसका पाथ फॉलो करेगा? SN2 का पाथ फॉलो करेगा। ये इस RX पर अटैक करेगा और क्या बना देगा? RR एल्केन बन जाएगा। सॉरी, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया एल्केन। एल्केन बन गया। तो इस तरह से इस रिएक्शन ने भी किसका पाथ फॉलो किया? SN2 का पाथ फॉलो किया। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेने जा रहे हैं जो बोर्ड के हिसाब से और जेई के हिसाब से दोनों ही तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन विद NaCN KCN। इसको ऐसे लिखते हैं, लिखे NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया ओके। NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया। हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है। क्या है हमारे पास? RX एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं।
एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप NaCN या KCN, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, इनके साथ करा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो रहा है कि Na सोडियम S ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा है? S ब्लॉक एलिमेंट है, धातु। तो यहाँ पर Na का काम है इलेक्ट्रॉन देना, ये बन जाएगा Na+ और ये क्या बन जाएगा Cn-। और इनके बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। कौन सा बंध है? S ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में होते हैं वो कौन सा बंध बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर Na और Cn के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये Na+ और Cn- में टूट जाएगा। कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया, देखो Cn-, कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर अगर माइनस चार्ज आ गया तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बन कम विद्युत ऋणी है, उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो वो एक प्रबल नाभिक स्नेही का काम करता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये C- तुरंत इस RX पर अटैक करके X ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा? बाहर कर देगा और ये बन जाएगा RCN। क्या बन गया? RCN बन गया। एल्किल साइनाइड क्या बन गया? एल्किल साइनाइड बन गया। अब हम इसकी आगे भी रिएक्शन देख सकते हैं। अगर हमारे पास RCN बन गया, देखो अगर मान लो इस RCN में एक चीज और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, RCN में RC ट्रिपल बॉन्ड N ये होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इसमें आगे रिएक्शन चलाना चाहते हैं, इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, अपचयित करना चाहते हैं, इसमें अपचयन कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? अपचयन या रिडक्शन करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे, पाई बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ती चली जाएंगी। देखो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पर हम चूंकि रिडक्शन करवा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन का मतलब है इधर हाइड्रोजन जुड़ती चली जाएंगी। क्या जुड़ता चला जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ेंगी। तो ये बन जाएगा RCH2NH2 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया? 1 डिग्री एमाइन बन गया। अगर हम RCN लें, देखो हमने RCN एल्किल साइनाइड बनाया कैसे? हम RX एल्काइल हैलाइड लेकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? RX एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaCN या KCN से। दोनों के साथ रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी होगी, क्योंकि Na और पोटेशियम ये S ब्लॉक धातु है। S ब्लॉक के क्या है? तत्व है जो कि धातु है, और धातुओं का काम होता है आयनिक बंध बनाना। कौन सा बंध बनाना? आयनिक बंध बनाना। तो ये आयनिक बंध बनाएंगे, तो ये जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो तुरंत ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ये Na+ और Cn- में टूट जाएगा। नाउ कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया तो ये Cn- एक प्रबल नाभिक स्नेही का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक प्रबल नाभिक स्नेही का काम करेगा। अगर ये प्रबल नाभिक स्नेही हो गया तो तुरंत ये C वाली तरफ से इस R पार्ट पर अटैक कर देगा और RCN बना देगा। अगर हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें अपचयन कराना चाहते हैं, तो क्या होगा? हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ती चली जाएंगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो जब तक इसमें ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे। पहला एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर इधर, फिर एक टूटेगा इधर और इधर, तो ये बन गया RCH2NH2 1 डिग्री एमाइन। हमें क्या मिल गया? 1 डिग्री एमीन मिल गया। अब अगर हम इस रिएक्शन, इस RCN में जो एल्किल साइनाइड बना है, इसमें अब H2O से अभिक्रिया कराना चाहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं जल अपघटन। क्या करवाना चाहते हैं? जल अपघटन कराना चाहते हैं। तो जल अपघटन या तो अम्लीय माध्यम में आप करवाओगे या क्षारीय माध्यम में, दोनों में ही करवा लो। देखो हमारे पास RCN है और हम H2OH+ अम्लीय माध्यम में लेकर कर रहे हैं। किस माध्यम में ले रहे हैं? अम्लीय माध्यम में लेकर कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, H2O देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है, और ये इस लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा।
जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर खिसकेगा, N- बनेगा, वो हाइड्रोजन लेते चले जाएंगे और ये OH इस कार्बन पर जुड़ते चले जाएंगे। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि उस पर बॉन्ड है। और जब एक कार्बन पर बहुत सारे OH ग्रुप आ जाएंगे या एक से ज़्यादा 2 या 3 OH ग्रुप आ गए और ये इधर टूटकर NH3 बन गया इस तरह से, तो अब चूंकि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप स्थायी नहीं होते हैं, पास पास होंगे, इनके पास सबके पास देखो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के बजाय क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये कोई मध्यवर्ती होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर हम एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, तो उसमें ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि H2 बाहर निकल जाएगा, ये OH और ये H2 बाहर निकल गया, तो RC ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा OH, तो बन गया RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, RCOH और साथ में इधर क्या हो गया, NH3 अमोनिया निकल गया। यहां पर RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3 अमोनिया बन गया। ठीक है, अब चूंकि ये अम्लीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, H+ और भी बहुत होंगे, और आप देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये एक बेसिक नेचर वाला है, और आप माध्यम ले रहे हैं अम्लीय, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर द्वारा और H+ भी तो ले सकता है। अगर ये और H+ ले लेगा, एक H+ और ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4+। तो यहाँ पर ये NH3 आप उत्पाद नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे, NH4+। या NH4Cl बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर HCl लोगे तो NH4Cl बन जाएगा, और आप सिंपली इसको H+ दिखाना चाहते हैं तो ये NH4+ बन गया। अब यही इसी RCN में हम जल अपघटन करवाना चाहते हैं H2O, बट बेसिक माध्यम में OH-, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन रिएक्शन क्या होगी, वैसे ही होगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOH। आप प्रोडक्ट दोनों ही केस में सेम बना सकते हैं, RCOH + NH3 अमोनिया। अब देखो ये अम्लीय माध्यम था, और ये कैसा माध्यम है, क्षारीय माध्यम है या बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में NH3 खुद बेसिक नेचर नहीं पाएगा, यहाँ ये तो आपस में कोई रिएक्ट करेंगे नहीं, बट आप इसको देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर जो बना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप मीडियम कैसा लेकर चल रहे हैं, बेसिक, तो ये OH- इसके इस प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को फिर से छीन लेगा और H+ को लेकर इसको कन्वर्ट कर देगा RCOO- और प्लस NH3 तो रहेगा ही रहेगा। तो बहुत आसान सा है, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने अल्काइल हैलाइड लिया RX, और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaCN से। किससे करा रहे हैं, NaCN से। इनके बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, तो जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। नाउ इट कन्वर्ट इनटू Na+ एंड Cn-। जब ये Cn- बना तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या प्रबल नाभिक स्नेही बन गया, और वो C की तरफ से जाकर आर पार्ट पर अटैक करके एल्किल साइनाइड बना देगा। अब अगर मान लो कि हम इस एल्किल साइनाइड को आगे भी दिखाना चाहते हैं, इसमें रिएक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे आगे भी रिएक्शंस हो सकती है और कई सारी चीजें बन सकती हैं। अगर हम इसमें अपचयन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। अपचयन का मतलब है H+ जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने H+ जोड़ा तो ये कन्वर्ट हो गया RCH2 NH2, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसमें जल अपघटन करवा रहे हैं, अम्लीय माध्यम, अक्षारीय माध्यम। कोई टेंशन नहीं है, आप अम्लीय माध्यम और अक्षारीय माध्यम दोनों में ही उत्पाद सेम बनाइए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप एक तरफ अम्लीय माध्यम ले रहे हैं, तो अम्लीय माध्यम में क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अम्ल से तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो NH3 अमोनिया बन रहा है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। नाइट्रोजन के पास बच्चों क्या होता है, लोन पेयर होता है NH3, इसके पास लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देकर H+ लेने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया होती है, यानी कि ये अपना लोन पेयर इजीली दे देगा और H+ को ले लेगा। अगर ये H+ लेता है तो NH3 H+ लेकर NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन बना देगा। या अगर आप यहाँ पर HCl लेते हैं तो आप इसको NH4Cl दिखा सकते हैं, या अगर आप Cl नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको अमोनियम आयन भी दिखा सकते हैं। तो याद रखें कि जब आप अम्लीय माध्यम ले रहे हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल
प्लस अमोनियम आयन बनेगा। और अगर आप क्षारीय माध्यम ले रहे हैं H2O विद OH माइनस बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर RCOH बनेगा प्लस NH3 अमोनिया ही बनेगा। लेकिन चूंकि माध्यम यहाँ पर क्षारीय है तो अम्ल और क्षार आपस में फिर से अभिक्रिया कर जाएंगे और ये इसका H प्लस छीन लेगा और ये बन जाएगा RCO माइनस, एक कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई और प्लस NH3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम जो ले रहे हैं, आप इन रिएक्शंस को इसी तरह से लिखें और इसी तरह से इनको समझें। अब इसका थ्योरी क्या लिखना है, देखो हम RX एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसकी अभिक्रिया NaCN से कराएंगे तो हमको एल्किल साइनाइड एज ए उत्पाद मिलेगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो NaCN हम ले रहे हैं उनके बीच का बंध आयनिक बंध है, इसलिए वो इजीली टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा और हमें एक CN माइनस बढ़िया नाभिक स्नेही मिल जाएगा। क्योंकि वो एक प्रबल नाभिक स्नेही है, वो RX पर अटैक करके क्या बना देगा, RCN बना देगा। यहाँ पर अभिक्रिया SN2 का पाथ फॉलो कर रही है या SN2 के द्वारा हो रही है। बहुत आसान है। ठीक है, अगला एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम AgCN से करा रहे हैं। ये रिएक्शन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन विद AgCN। क्योंकि रिएक्शन एक जैसी है इसलिए एक साथ ही ले रहे हैं। यहां पर RX एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, RX एल्काइल हैलाइड प्लस AgCN। देखो बच्चों, सिल्वर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे RX प्लस AgCN, तो यहाँ पर इनके बीच का जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, ऐसा ठीक है। तो इजीली अगर ब्रेक नहीं होगा तो इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा उससे वो इस R पार्ट पर अटैक कर देगा और X को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास उत्पाद क्या आएगा, RNC। देखो हमने यहाँ पर AgCN लिया है, क्या लिया है, AgCN, जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, नाइट्रोजन के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब यहाँ पर आपने एक बर्तन में ये भी लिया है और यहीं पर ही आपके पास RX भी है, इन दोनों की हम आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा। ये वाला बॉन्ड क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रबल है, इसको टूटने में टाइम लगेगा। जब तक ये टूटेगा तब तक नाइट्रोजन अपने इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से अटैक कर देगा और इस X ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर R पार्ट से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ी, R पार्ट से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन, और इधर क्या आएगा C, और फिर धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और Ag यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, RNC। अब से पहले वाली जो हमने रिएक्शन कराई थी उसमें हमारे पास RCN बना था। हमने जब NaCN लिया था या KCN लिया था तो हमारे पास उत्पाद RCN बना था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि Na और C ट्रिपल बॉन्ड N था और ये वाला बंध आयनिक बंध था, तो ये टूट गया और कार्बन पर क्या आ गया, माइनस, और इस कार्बन ने R पार्ट पर अटैक कर दिया था। तो R से सीधे कौन जुड़ा, कार्बन, और बन गया RCN। यहाँ पर AgCN के बीच का बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको टूटने में टाइम लगेगा, जब तक ये टूटेगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से R पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये भी क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये इधर से भी इस पर अटैक कर सकता है और X ग्रुप को प्रतिस्थापित कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो RNC बनेगा। ठीक है, वो था एल्किल साइनाइड और ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये बन गया। तो यहाँ पर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि RX एल्काइल हैलाइड, सवाल क्या बनता है कि RX एल्काइल हैलाइड जब NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद RCN बनता है,
और यही एल्काइल हैलाइड जब AgCN के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें RNC मिलता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। क्यों, वाई? तो हम यहाँ पर रीज़न बताएंगे कि जब हम RX एल्काइल हैलाइड को NaCN या KCN के साथ लेते हैं तो यहाँ पर जो बंध है Na और Cn के बीच वो बंध आयनिक बंध है जो इजीली टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, और कार्बन पर जो माइनस चार्ज आएगा Na प्लस और Cn माइनस में टूटेगा और ये अलग हो गया, और ये C माइनस इस R पर अटैक कर देगा। क्यों? देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, Na और Cn में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और पर कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया। कार्बन पर माइनस चार्ज आते ही वो एक प्रबल नाभिक स्नेही का काम करेगा और वो इस तरफ से इस R पार्ट पर अटैक कर देगा और RCN बना देगा। लेकिन यहाँ पर जब अपन AgCN लेते हैं तो Ag और Cn के बीच का बंध कैसा है, कोवैलेंट या सह संयोजक बंध है जिसको टूटने में टाइम लगेगा, और जब तक वो टूटेगा, अब चूंकि इस कार्बन पर तो कोई माइनस चार्ज है नहीं, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो अपने लोन पेयर से इस R पार्ट पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और X को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर R पार्ट से सीधे कौन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ी। तो बस हमें यही चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर जो बंध बना वो आयनिक बंध बना, और यहाँ पर जो बंध बना वो कौन सा बना, सहसंयोजक बंध बना, जिसको टूटने में टाइम लगेगा। तब तक नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से R पार्ट पर अटैक करके X को रिप्लेस कर देगा और फिर ये धीरे धीरे Ag भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को भी आगे बढ़ाएं। हमारे पास RNC बन गया, क्या बन गया, RNC। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मान लो हम इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, रिडक्शन या अपचयन करवाना चाहते हैं, क्या होगा, यही बॉन्ड टूटते चले जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ता चला जाएगा। अपचयन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, RNHCH3। यहाँ पर देखो जो एमीन बनेगा वो 2 डिग्री वाला बनेगा। नाइट्रोजन के केस में अगर नाइट्रोजन से सीधे कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से सीधे अगर एक कार्बन जुड़ा है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। अगर इसका एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित हो जाए किसी भी कार्बन से या एल्काइल पार्ट से, तो अब नाइट्रोजन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, अब वो कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। अब वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन से एक R पार्ट तो इधर जुड़ा हुआ है एल्किल, ये भी कोई एल्काइल पार्ट है, और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, अगर आप इसमें H2O से अभिक्रिया करना चाहते हैं, जल अपघटित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा जल अपघटन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा RNH2 1 डिग्री एमीन और एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। HCOH क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। वहां पर RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, अमोनिया गैसेस रिलीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 डिग्री एमीन बन रहा है और फॉर्मिक एसिड बन रहा है। अगर मान लो एक बर्तन में, मान लो एक बर्तन है और उसमें 1 डिग्री एमीन भी दिया है, सॉरी एक बर्तन में RNC भी है और RCN भी है, इन दोनों को कैसे अलग करेंगे, हाउ वी विल डिस्टिंग्विश RCN RNC, कैसे उन दोनों को आपस में अलग करेंगे या विभेदित करेंगे। देखो बच्चों, वहाँ पर अमोनिया गैसेस रिलीज हो रही हैं या NH4Cl बन रहा है, तो वहाँ पर हम अमोनिया का टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम इससे पहले वाली जो रिएक्शन है जहाँ पर RCN बन रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था प्लस NH3 अमोनिया। ठीक है, और एक जो अमोनियम आयन है तो वो भी तो NH4Cl है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अमोनिया का टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल से पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर देखो 1 डिग्री एमीन बन रहा है और साथ में फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है, यहाँ पर अपन टॉलरेंस टेस्ट करा देंगे।
ये दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। यानी कि अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड बन गया तो एसिड्स में केवल मिथेनोइक एसिड ही ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट देता है। ये एक रिएजेंट है जो अपन आगे पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा सा इतना बस यहाँ पर ध्यान रख लें कि अगर अपन टॉलन रिएजेंट डालेंगे तो टॉलन रिएजेंट क्या करेगा, वो फॉर्मिक एसिड से तो रिएक्ट करेगा लेकिन उधर किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं करेगा। तो इस तरह से अपन RNC और RCN को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं या विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसमें अपचयन इस तरह से होगा और इसका जल अपघटन इस तरह से होगा। इसी तरह की एक और रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद NaNO2। ये सारी रिएक्शंस एक जैसी हैं, बहुत आसान है ये भी। RX एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaNO2। देखो NaNO2 में क्या हो रहा है, N डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। सोडियम की जगह चाहे पोटेशियम हो, ये NaNO2 है। ठीक है, आप चाहे तो इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, बट ये समझने के लिए है कि यहाँ पर O माइनस होगा, Na प्लस होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने NaCN और KCN के साथ रिएक्शन करवाई है। अब RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप NaNO2 से कराओगे तो ये वाला बॉन्ड क्या है, अगेन आयनिक बॉन्ड है, ये O माइनस और Na प्लस में टूट जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइलिक देखो यहाँ पर ये जो O माइनस है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो ये O माइनस जो होगा वो क्या करेगा, इस R पार्ट पर अटैक कर देगा और X ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा R। अब इस R पार्ट से कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और N डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट एल्किल नाइट्राइट बन गया। हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड था और हम इसकी रिएक्शन NaNO2 से करा रहे हैं। NaNO2 का अपन ने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया कि भी जैसे मान लो नाइट्रोजन है, इससे एक ऑक्सीजन जो होती है वो डबल बॉन्डेड होती है और एक ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल बॉन्डेड होती है और उसी से कौन जुड़ा हुआ है, Na जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड अगेन कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, तो ये इजीली क्या होगा, टूटेगा और ये Na प्लस बनेगा, O माइनस बनेगा। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आने का मतलब प्रबल नाभिक स्नेही या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो O माइनस होगा वो इस R पार्ट पर अटैक करके X को प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखो उस R से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर N डबल बॉन्ड ONO, दिस ग्रुप इज नाइट्राइट। तो ये बन गया एल्किल नाइट्राइट। क्या बन गया, एल्किल नाइट्राइट बन गया। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे अपन ने KCN और NaCN के साथ कराई है। इसी तरह से अपन इसका दूसरा वाला रिएक्शन भी देख सकते हैं, रिएक्शन विद NaNO2 की जगह AgNO2, AgNO2 के साथ अभिक्रिया, AgNO2 के साथ अभिक्रिया। हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है और हम इसकी अभिक्रिया AgNO2 से करा रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पर भी आप ऐसे ही बनाओ, N डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन जो होगी वो डबल बॉन्डेड होगी। आप डायरेक्ट AgNO2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो गया O और इससे कौन जुड़ा हुआ है, सिल्वर। ये इस तरह से, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कौन सा है, सहसंयोजक बंध। वापस वही बात आ गई, ये बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध है। तो ये बंध इजीली नहीं टूटेगा चूंकि
तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा उससे वो अटैक कर देगा और X बाहर निकल जाएगा। ये वो न्यूक्लियोफाइल है, ये वो नाभिक्स नहीं है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, जहाँ वो इधर से भी अटैक कर सकते हैं और इधर से भी अटैक कर सकते हैं। अगर ये सोडियम जल्दी बाहर निकल गया तो ये O- बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है ही है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, बट इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी हैं और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है। इसके पास अपने लोन पेयर भी है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो प्रबल नाभिक्स नहीं बन चुका है, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही हमेशा रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर O- जो होगा वो उस R पार्ट पर अटैक करके X ग्रुप को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर देखो ये वाला जो बंध है ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच का, वो सह संयोजक बंध है। इस बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो इधर से इस पर अटैक करके X को रिप्लेस कर देगा और बना देगा R। अब उस R पार्ट से कौन जुड़ेगा सीधे, नाइट्रोजन NO2। सिल्वर धीरे धीरे वहां से क्या होगा, बाहर निकल लेगा। तो NO2 N डबल बॉन्ड O और ये वाला पार्ट जो जुड़ रहा है O-, तो ये हो गया नाइट्रो। ONO इज, देखो NO इज नाइट्रोसो, अगर कहीं NO ग्रुप आ गया है, वो अगर जुड़ा है तो यहाँ पर NO ग्रुप जो है वो तो कहलाएगा नाइट्रोसो। ONO इज नाइट्राइट, ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइट। NO2 जहाँ ये नाइट्रोजन सीधे जुड़ा होता है इस तरह से, ये कहलाता है नाइट्रो। ये ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो। नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो। तो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है, यानी कि ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन्स बन गए। क्या बन गए, नाइट्रो एल्केन बन गए। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया NaNO2 से कराते हैं तो हमें बनता है एल्किल नाइट्राइट। एंड अगर यही एल्काइल हैलाइड AgNO2 के साथ अभिक्रिया करता है, कंसेप्ट बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन जैसा होगा कि इसमें आयनिक बंध है, इसमें ये वाला जो बंध है वो कैसा है, आयनिक बंध है, जो तुरंत क्या हो गया, टूट गया और ये O- बन गया। O- बनते ही वो R पर अटैक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंध कैसा है, सहसंयोजक बंध है, तो यहाँ पर इसको टाइम लगेगा, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करके RNO2 बना देगा। तो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अगर एल्काइल हैलाइड अगर NaNO2 से साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल नाइट्राइट बनाता है, और जब वो ही AgNO2 के साथ करता है तो नाइट्रो एल्किन बनता है। ऐसा क्यों, तो आप बता सकते हैं। अगेन रीजन विल बी सेम। ओके, तो ये दोनों आपकी रिएक्शंस थी। क्योंकि ये क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी होंगी, अब बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते हैं, लंबी क्लास में वो मैटर को छोड़ देते हैं, तो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन पार्ट होगा वो लेकर चलेंगे, और आप लोग इसे साथ साथ लिखते जाएं, करते जाएं, और फाइनली मैं नोट्स आपको अलग से भी प्रोवाइड करा दूँगी। बट आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाएंगे, जो साथ साथ बनाएंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद होंगे बजाय किसी और के। प्लस हर एक स्टूडेंट बुक अपने पास रखेगा। आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप बुक से भी जरूर पढ़ें, बुक से भी देखते जाएं, ठीक है।